हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। चलिए, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए। उसके बाद हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आप लोग इसको जो है कि मिस मत कीजिएगा। और इससे पहले भी हमने वीडियो में लेवागस्की को डिस्कस कर लिया है, जीन पियाजे, कोहल वर्ग। तो आप उन तीनों वीडियो को जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। आपके जितने भी कंफ्यूजन होंगे वो वहाँ से दूर हो जाएंगे। तो आप उन तीनों वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। मेरा पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा फिल इन द ब्लैंक्स के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। बताइए किसके निष्कासन पर बल देती है? प्रस्तुतिकरण, भेदभाव, संलग्नता, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, समावेशी जो शिक्षा है वो फिल इन द ब्लैंक्स के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। बताइए किसके निष्कासन पर बल देती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो समावेशी शिक्षा है दोस्तों, समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके? तो भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? बाधक मतलब निगेटिव पूछा गया है। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद में रिप्लाई करिएगा, ठीक है। तो बताइए कि कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? बताइए, विषय वस्तु को विविध प्रकार से प्रस्तुत करना, विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना, या फिर मतों को विविध प्रकार से अभिव्यक्ति करना, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा सिद्धांत है जो शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? निगेटिव पूछा गया है दोस्तों, तो निगेटिव ही हमें देखना है। देखिए, विषय वस्तु को विविध प्रकार से प्रस्तुत करना, ये तो पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को विविध प्रकार से नामीकृत करना, ये नहीं हो सकता। नामीकृत हम क्यों करेंगे बच्चों को, है ना? हमें बच्चों को नामीकृत करना ही नहीं है। चलिए, मतों को विविध प्रकार से अभिव्यक्ति करना, ये तो ठीक है। और यहाँ पर एक से अधिक से ये भी, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निगेटिव तो निगेटिव ही पूछा गया ना, तो निगेटिव ही हमें बताना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण से क्वेश्चन ट्रेंडिंग हो गया है दोस्तों कि 2 बार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कथन और कारण से क्वेश्चन पूछेंगे इस बार भी, अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको ये इस टॉपिक ऐसे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को लाभान्वित करती है। समावेशी जो शिक्षा है, कथन ये पूछा गया है कि समावेशी जो शिक्षा है वो सभी छात्रों को लाभान्वित करती है, ना कि केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को। सही बात है, जो समावेशी शिक्षा है वो सभी बच्चों को समान लेकर चलती है, ना कि केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को ऐसा नहीं लेकर चलती। वो समान शिक्षा, सभी को समान अवसर प्रदान करती है समावेशी शिक्षा। कारण है कि समावेशी प्रथाएं कक्षा में आपसी सम्मान और समझ का माहौल बनाती है। अब इसमें से बताइए कि क्या कथन और कारण दोनों सही हैं? ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर की सही व्याख्या करते हैं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं है। तो देखिए, समावेशी जो शिक्षा है वो सभी छात्रों को लाभान्वित करती है, न कि केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को। तो कथन तो सही है, कारण भी सही है, क्योंकि समावेशी प्रथाएं जो हैं वो कक्षा में आपसी सम्मान और समझ का माहौल बनाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के अपवर्जन को प्रेरित करता है? निम्न में से ऐसा कौन सा कारक है जो बच्चों के एक्सक्लूजन को प्रेरित करता है? बताइए, अक्षमता होगा, निर्धनता होगा, ईसीई केंद्रों में कम संख्या, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा कारक बच्चों के अपवर्जन, एक्सक्लूजन को प्रेरित करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, अगर बच्चों के अपवर्जन की बात करें तो बच्चे के अपवर्जन को कौन प्रेरित करता है? वो करते हैं निर्धनता। क्या? निर्धनता। ऑप्शन दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? ऑप्शन ए है बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वलीनता वाले छात्र या फिर पठन वैकल्य वाले छात्र। बताइए, जो संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से किसके समावेशन में मदद मिलेगी, बताइए। तो देखिए दोस्तों, बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वलीनता वाले छात्र, पठन वैकल्य वाले छात्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, क्योंकि बौद्धिक चुनौती वाले भी छात्र होंगे, है ना, समावेशन में। प्रतिभाशाली छात्र भी होते हैं, स्वलीनता वाले छात्र और पठन वैकल्य वाले छात्र, क्योंकि सभी को समान शिक्षा देता है। समावेशन का मतलब ये होता है ना, सभी को समान शिक्षा प्रदान करना। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि कमजोर बच्चे हैं तो उन्हें लेबलिंग करना है, और तेज वाले को अलग करना है अलग ग्रुप में और कमजोर वाले को एक ग्रुप में, ऐसा नहीं करना है। हमें कमजोर और तेज दोनों बच्चों को साथ लेकर चलना है, ठीक है, समावेश करके चलना है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को उसकी स्कूली पाठ्यक्रम से समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है? वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित करती है? बताइए। शिक्षा में समानता, शिक्षा में साम्यता, सुविधा वंचित समूहों के प्रति सहानुभूत या फिर विशेषतः वंचित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। बताइए, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की जो भाषा है, संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित करना चाहती है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यापक है वो क्या सुनिश्चित करना चाहती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर शिक्षा में साम्यता है ना, शिक्षा में साम्यता, क्योंकि जो कमजोर बच्चे हैं, है ना, वंचित और हाशिए पर स्थित समूहों की जो भाषा है और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक जो है शिक्षा में साम्यता को सुनिश्चित करना चाहती है। तो ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ऑप्शन ए है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिले, या फिर कक्षा के लिए योजना बनाना ताकि हर बच्चा उसी गति से आगे बढ़े। नेक्स्ट ऑप्शन है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक कक्षा को मानक निर्देश देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चों के माता पिता के व्यवसाय का पता लगाना ताकि शिक्षक को पता चले कि प्रत्येक बच्चे का भविष्य क्या होगा। बताइए, समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है। बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, यहाँ सुनिश्चित करने के लिए कि प्रत्येक बच्चे को सभी बच्चे को अपनी क्षमता का एहसास करने का अवसर मिले। तो यहाँ पर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कक्षा के लिए योजना बनाना ताकि हर बच्चा उसी गति से आगे बढ़े, ये नहीं होगा, नेगेटिव है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षक कक्षा को मानक वर्ड तो अपने आप में बहुत गलत है, इसलिए जहाँ पर मानक ऑप्शन में है इसको फटाक से आप लोग कट कर दीजिएगा, ठीक है, वो आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है कि बच्चे के माता पिता के व्यवसाय का पता लगाना ताकि शिक्षक को पता चले कि प्रत्येक बच्चे का भविष्य क्या है। ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी है कि किसान का बेटा पढ़ ही नहीं सकता, या किसान का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता, किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसा किसने कहा है? भाई, हमें बच्चों के माता पिता के व्यवसाय से क्या मतलब है कि हमें उसी की, अगर किसान का बच्चा है तो हम उसको पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा तो हमें करना नहीं है ना। बच्चों के हमें उसकी जो हमें बच्चे को, सारे बच्चों को हमें संभाल लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि हमें जेंडर बेस के बारे में हमें करना ही नहीं है। लैंगिक रूढ़िवादिता, है ना, क्योंकि लैंगिक रूढ़िवादिता हमें फॉलो ही नहीं करना, टीचर को करना ही नहीं चाहिए। उनको सभी को, सारे बच्चों को समान लेकर शिक्षा प्रदान करना है ना। तो इसीलिए वहाँ पर जेंडर बेस करना ही नहीं है। अध्यापकों को सभी को समान शिक्षा प्रदान करना, शिक्षक को चाहिए कि सभी को समान शिक्षा प्रदान करें। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए है एकीकृत शिक्षा के साथ प्रत्येक छात्र को शिक्षा। सेकंड है कि स्कूल में जाति, पंथ और विकलांगता के बावजूद प्रत्येक छात्र को शिक्षा। थर्ड ऑप्शन है कि प्रत्येक छात्र को उनकी क्षमता, जाति और पंथ के बावजूद पाठ्यचर्या के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करना। या फिर समावेशी शिक्षा स्कूल के परामर्शदाताओं और शिक्षकों द्वारा दी जा सकती है। तो बताइए कि इनके में से कौन सा कथन है जो समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? कौन सा कथन समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखिए दोस्तों, अगर समावेशी शिक्षा के सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है तो एकीकृत शिक्षा के साथ प्रत्येक छात्र को शिक्षा, यह ऑप्शन नहीं होगा।
स्कूल में जाति, पंथ और विकलांगता के बावजूद प्रत्येक छात्र को शिक्षा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें समावेशी शिक्षा में जाति, पंथ, धर्म के हिसाब से बच्चों को बांटना नहीं है, सबको समान शिक्षा प्रदान करना है। ऐसा नहीं करना है कि अगर वो नीची कास्ट का बच्चा है और दूसरा ब्राह्मण जाति का है तो हम इसको साथ बिठाकर शिक्षा नहीं दे सकते। ऐसा नहीं करना है, हमको समान शिक्षक को यही चाहिए कि सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि प्रत्येक छात्र को उनकी अक्षमता, जाति और पंथ के बावजूद पाठ्यचर्या के साथ साथ पाठ्येतर गतिविधियों में समान अवसर प्रदान करना। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। और समावेशी शिक्षा स्कूल के परामर्शदाताओं और शिक्षकों के द्वारा दी जा सकती है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा का सर्वोत्तम वर्णन कौन कर रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। छात्रों को किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमता या कमजोरियों की परवाह किए बिना एक कक्षा और समुदाय में एक साथ लाती है और इन छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करती है। बताइए, विशेष शिक्षा होगा, एकीकृत शिक्षा होगा, व्यक्तिगत शिक्षा होगा या फिर समावेशी शिक्षा होगा। देखिए, छात्रों को किसी भी क्षेत्र में उनकी क्षमता या कमजोरी की परवाह किए बिना एक कक्षा और समुदाय में एक साथ लाती है और इन छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास भी करती है। तो ये जो है ऐसा कौन करता है, ना तो विशेष शिक्षा करती है, एकीकृत शिक्षा भी नहीं करता, व्यक्तिगत शिक्षा भी नहीं करता, ये कौन करता है, तो अधिकतम करने का प्रयास जो है समावेशी शिक्षा करता है। समावेशी शिक्षा जो होता है वो बच्चों का मतलब कि ऐसा नहीं होता कि बच्चों की क्षमता क्या है ना, फिर उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, हमें ये सब नहीं करना है। समावेशी शिक्षा यही कहती है कि सभी बच्चे को समान रूप से लेकर उसको शिक्षा प्रदान करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। यहाँ पर ऑप्शन है कि क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है, बताइए। नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, या फिर शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, या फिर होगा कि कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना, या फिर शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर समावेशी शिक्षा की बात करते हैं हम, तो समावेशी शिक्षा में तो यही होता है ना कि कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना। ऐसा तो नहीं करना है कि हम बच्चों को एडमिशन ना लें, फिर उसके लिए एक एक नियम बना दे कि इस नियम को फॉलो करो तभी तुम्हारा जो है कि एडमिशन होगा। ऐसा तो करना नहीं है। शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना, ऐसा नहीं है। समावेशी विद्यालय जो समान अवसर, सभी बच्चे को समान अवसर दे, उसी समावेशी शिक्षा यही कहता है कि सभी को समान शिक्षा प्रदान किया जाए। उसके लिए विशेष विद्यालय का प्रयोग नहीं करना है कि जो विकलांग बच्चे हैं, है ना, जो विकलांग बच्चे उसको विशेष स्कूल में भेजा जाए, ऐसा तो है नहीं। तो विशेष विद्यालय में भेजना ही नहीं है, चाहे वो विकलांग हो या फिर सामान्य बालक हो, प्रतिभाशाली हो, मंद बुद्धि का हो, कैसे भी छात्र हो, सबके अलग अलग मेंटलिटी के बारे में जान करके सबको हमें ये नहीं करना है कि हमें सबको बांट देना है या फिर लेवलिंग कर देना है कि तुम ये ऐसे हो, है ना, तुम विकलांग हो, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, तुम पढ़ने के योग्य ही नहीं हो। तो हमें ऐसा नहीं करना है। और शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, ये भी नहीं होगा। तो अगर समावेशी शिक्षा से तात्पर्य यही होता है कि नियमित विद्यालय में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, बिना किसी भेदभाव के उसको स्वागत करना और उसको समान शिक्षा प्रदान करना, यही समावेशी शिक्षा का तात्पर्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है। निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताओं में से एक है, बताइए। शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करते हैं, या फिर शिक्षक अक्षम बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं, या फिर शिक्षक मंद शिक्षार्थियों की सहायता के लिए विशेषज्ञों का समर्थन करते हैं, या नेक्स्ट ऑप्शन है कि शिक्षक अक्षम बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सहानुभूति नहीं समानुभूति, है ना, सहानुभूति नहीं। जहां पर सहानुभूति आए वहां वो ऑप्शन गलत है, क्योंकि सहानुभूति नहीं करना है, बच्चों के प्रति हमें सहानुभूति नहीं दिखाना है ना। और शिक्षक मंद शिक्षार्थियों की सहायता के लिए विशेषज्ञों का समर्थन करते हैं, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। शिक्षक अक्षम बच्चों का विशेष ध्यान रखते हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो विकलांग बच्चे हैं, जो किसी न किसी कारणवश वो अक्षम्य हैं, जैसे कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, श्रवण बाधित है, दृश्य बाधित है ना, तो मूक बधिर है, तो ऐसे बच्चों को विशेष ध्यान कोई नहीं रखता है। शिक्षक जो है वो सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करता है और सभी को समान अवसर भी देता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। यहाँ पर ये है कि समावेशी कक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो मुख्य विशेषताएं यही है कि शिक्षक कक्षा में विविधता के दायरे के साथ कक्षा को व्यवस्थित करते हैं। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए
देखिए दोस्तों, सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको समझना है, ना कि रटना है। तो रटने वाले क्वेश्चन तो आते नहीं है ना। पेडागोजी के सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ अपने माइंड का प्रयोग करना है। और जो अच्छे से समझ गया वही समझो कि अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो गया। और हमने आपको पहले ही बताया कि आप कम समय में आप 110 प्लस नंबर ला सकते हैं, बहुत आसानी से ला सकते हैं 110 प्लस नंबर। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग 110 प्लस मार्क्स लेकर आएंगे, है ना, बेहतरीन तैयारी कर कर। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक स्वालीनता ऑटिज्म से पीड़ित छात्र जो आयोजित सत्र के सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, अनुरूप नहीं है, बताइए। ऑप्शन ए है सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, या फिर बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण में युग्मों में कार्य करने की अनुमति देना, या फिर बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, या फिर हो जाएगा सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद लेना। अब बताइए कि एक स्वालीनता से पीड़ित छात्र है जो आयोजित सत्र की सामूहिक क्रियाकलापों को करने में कठिनाई का सामना कर रहा है, इसकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि समावेशी दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है। यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है, निगेटिव पूछा गया है तो हमें निगेटिव बताना है। देखिए, पॉजिटिव, पहले हम पॉजिटिव ढूंढेंगे, कौन कौन सा पॉजिटिव है, उसमें से एक निगेटिव होगा। तो यहाँ पर है कि सामूहिक कार्य के दौरान उपयुक्त प्रत्यक्ष और लिखित सामग्री देना, ये ऑप्शन तो सही है। बच्चों को कम शोर वाले विश्रांत वातावरण का युग्मों में कार्य करने की अनुमति, भाई जहाँ पर शांत वातावरण होगा वहाँ पर बच्चे काम करेंगे, जहाँ पर शोरगुल होगा तो बच्चों का ध्यान भटक जाएगा ना, तो वो वहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन भी सही है। और सामान्य कक्षा में प्रतिकारी ट्यूटर की मदद कर लेना, तो ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा यही कहता है कि हमें सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना है, सभी को समान सामग्री उपलब्ध कराना है, सभी को समान फैकल्टी उपलब्ध कराना है। ऐसा नहीं है कि जो विकलांग बच्चे हैं उनको हम अलग कॉलेज में भेज देंगे। तो यहाँ पर अनुरूप नहीं है, निगेटिव पूछा गया है दोस्तों, तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, बच्चों को विशिष्ट स्कूल में भेजना, ये भी निगेटिव ऑप्शन है। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निगेटिव पूछा गया तो निगेटिव निगेटिव ही हुआ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, बताइए। पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होना चाहिए, या फिर केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए, शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों का समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है कि शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। बताइए, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों में बताइए कि कौन सा आवश्यक है। क्या तीनों आवश्यक है या फिर 1-2 है, बताइए इसका आंसर दीजिए आप लोग। देखिए, शिशु विद्यालय स्तर पर सफल समावेशन के लिए कौन सा आवश्यक है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम नम्य और सुलभ होना चाहिए, पाठ्यक्रम लचीला और सुलभ होना चाहिए, ये ऑप्शन तो सही है। केंद्र का भौतिक वातावरण बाधा रहित होना चाहिए, सही बात है, ये भी सही है, बाधा रहित होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों का समयविषय शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 तथा 3। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों सही है ना, इसमें तीनों सही है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो होता है वो लचीला और सुलभ होना चाहिए, केंद्र का जो वातावरण है वो बाधा रहित होना चाहिए, एंड शिशु विद्यालय कार्यक्रमों में शामिल कर्मियों का समावेशी शिक्षा पर गहन प्रशिक्षण भी होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं है, निगेटिव पूछा गया है। एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं है, बताइए। व्यावहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, या फिर समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क। नेक्स्ट ऑप्शन है कि निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, या फिर निम्न धैर्य स्तर। तो एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न धैर्य स्तर, ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर। देखिए, व्यावहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, ये ऑप्शन तो सही है। समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, ये भी ऑप्शन सही है। अगर कोई बच्चा समस्या से घिरा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा मतलब कि समस्या में है, उसे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वहाँ पर टीचर को समावेशी शिक्षा यही कहती है कि वहाँ शिक्षक को तुरंत उस बच्चे की मदद करनी चाहिए, शीघ्र संपर्क करना चाहिए कि क्या रीज़न है जो बच्चे, मतलब कि जैसे कोई बच्चा है वो डेली क्लास में लेट आ रहा है, तो टीचर को ये नहीं चाहिए कि वो लेट आता है तो उस पर डंडा बरसाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर को समझने की कोशिश करना चाहिए कि आखिर वो बच्चा लेट क्यों आ रहा है। अगर बच्चा नहीं बता रहा है
दोस्तों से पूछिए, वो भी नहीं बताया तो डायरेक्ट उसके जाकर उसके घर पर संपर्क करें ना कि उसको दंड कर दें। दंड का प्रावधान निषेध है, इसलिए बच्चों को दंड नहीं देना है। वो जो समस्या से ग्रसित है उसकी समस्या को समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए। चलिए, ये भी ऑप्शन सही है कि निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो नहीं का ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है? ये भी निगेटिव पूछा गया है, नहीं है, नहीं पूछा गया है दोस्तों। देखिए, शिक्षक को अधिगम निशक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, या फिर शिक्षक को अधिगम निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं कि ध्यान ही नहीं देना चाहिए। चलिए, बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। और शिक्षक को अधिगम निशक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। जो बच्चे डिसेबल हैं किसी न किसी रीजन की वजह से, अगर बच्चा डिसेबल है तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना चाहिए। अगर एक टॉपिक उसे नहीं समझ, जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है मूक बधिर है, वो बोल नहीं सकता है, तो हम सबको समान अवसर लेकर चलेंगे, सभी बच्चे को समान शिक्षा प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा एक्स्ट्रा समय देकर उसको अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पर यही बात कहा गया, ऑप्शन में यही कहा गया है कि शिक्षक को अधिगम निशक्त को शिक्षण के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी सही है। लेकिन क्वेश्चन में तो ये पूछा गया है कि समावेशी कक्षा में कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है, तो नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक को अधिगम निशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये गलत है, ठीक है, नहीं का नहीं हो जाएगा, बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, है ना। शिक्षक को अधिगम निशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, ऐसा नहीं कि उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव पूछा गया है तो निगेटिव का निगेटिव ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के मूल्यांकन का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए। बच्चों को ढूंढना, निदान, जांच और मूल्यांकन होगा, या फिर निदान, बच्चों को ढूंढना, जांच और मूल्यांकन होगा, जांच, बच्चों को ढूंढना, निदान या फिर मूल्यांकन, या फिर बच्चों को ढूंढना, जांच, निदान और मूल्यांकन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि जो सीखने की अक्षमता वाले बच्चे होते हैं, सीखने की अक्षमता वाले बच्चों के मूल्यांकन का जो सही क्रम होता है वो क्या होगा। आप लोग इसका फटाफट रिप्लाई कीजिए, इसका मतलब कि सही अनुक्रम क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसके सही अनुक्रम की बात करते हैं तो सबसे पहले जो सीखने से अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले हमें उनको ढूंढना चाहिए, ऐसे बच्चों को हमें ढूंढना चाहिए। उसके बाद में उसकी जांच करना चाहिए, है ना भाई, ढूंढना चाहिए बच्चों को, हम ढूंढेंगे, उसके बाद में उसको जांच के लिए भेजेंगे। जांच के बाद में हम उसको डायग्नोस्टिक जो सेंटर होता है ना, जैसे निदान करेंगे उसका, उसके बाद में निदान से ही तो पता चलेगा कि इसको क्या बीमारी है, क्या रीज़न है। उसके बाद में उसका इवोल्यूशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। बच्चों को पहले ढूंढेंगे, फिर जांच करेंगे, फिर निदान करेंगे, उसके बाद में उसका मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चों को ढूंढ लेंगे, निदान करेंगे, जांच, फिर इवोल्यूशन, ये भी गलत हो जाएगा। पहले निदान करेंगे, बच्चों को ढूंढेंगे नहीं, पहले निदान कौन सा, पहले बच्चों को ढूंढेंगे तभी तो निदान करेंगे, ऐसा तो नहीं पहले निदान ही कर देंगे, तो ये तो सरासर गलत है। पहले जांच, बच्चों को ढूंढा ही नहीं, किसी चीज़ को बच्चे को ढूंढा नहीं, सबसे पहले जांच ही कर लेंगे, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सबसे सुटेबल और अच्छा खासा आंसर यही होगा, बच्चों को ढूंढेंगे, जांच करेंगे, निदान करेंगे, उसके बाद में मूल्यांकन करेंगे। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में ऑटिज्म के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। ऑटिज्म के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। ऑटिज्म एक विकासात्मक अक्षमता है, या फिर ऑटिज्म लोगों को अलग अलग और भिन्न भिन्न स्तर तक प्रभावित करता है। बताइए, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है, आर गलत है, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑटिज्म की बात करते हैं तो एक विकासात्मक साधन है, ये ऑप्शन सही है। ऑटिज्म लोगों को अलग अलग भिन्न भिन्न स्तर पर प्रभावित करता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है दोस्तों, ये गलत है और ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिस्कैलकुलिया से पीड़ित छात्र के समावेशन हेतु निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। डिस्कैलकुलिया दोस्तों, जो डिस्कैलकुलिया, अगर कैलकुलिया की बात आ जाए तो वहाँ पर आपको गणित, मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स की बात समझ लेना है। जहाँ पर डिस्कैलकुलिया आए वहाँ पर मैथमेटिक्स, है ना। चलिए, डिस्कैलकुलिया का जो पीड़ित छात्र के समावेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्यताएं सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी है कि छात्र को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोजकता गणित ऐप उपलब्ध करवाना, या फिर पाठ्यांश में मौजूद प्रसंगोचित जानकारी को निष्प्रभ करने के लिए अतिरिक्त विषय वस्तु जोड़ देना, या फिर एक से अधिक या फिर कोई नहीं। अभी हमने बताया डिस्कैलकुलिया की जहाँ पर बात आए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि अधिगम अक्षमता
से क्वेश्चन आते हैं हर बार एग्जाम में, 2-3 क्वेश्चन आते ही रहते हैं ना। तो इसको हमने इसी में समावेशित कर लिया है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ही हमने इस क्वेश्चन को ले लिया है, क्योंकि इसी का ही टॉपिक है। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन ले लिया है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग प्लीज़ इसको एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ना। और चैनल पर जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो आपको बताना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका मन होगा, अगर आपका दिल करेगा तो आप लाइक शेयर कर देंगे, किसी के कहने से आप नहीं करने वाले हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तब आप जरूर करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत किया है तो आप उसका रिस्पॉन्स जरूर देंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर देखते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि डिस्कैलकुलिया से पीड़ित छात्र के समावेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बताया था डिस्कैलकुलिया जो है गणित संबंधी विकार होता है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्र को दृश्य आधारित परकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोजकता गणित ऐप उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रिया के दौरान अधिगम असहायता का वर्णन करता है? बताइए कौन सा कथन है जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान अधिगम असहायता का वर्णन करता है? बताइए। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों की यह धारणा कि उनके कार्यों का परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण प्रयास में कमी आती है। या फिर एक शिक्षण पद्धति जो पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखने पर जोर देती है। या फिर एक ऐसी स्थिति जहां छात्र तनाव में बेहतर सीखते हैं। या फिर कक्षा कक्ष में लगातार सुदृढ़ीकरण का पड़ा। बताइए कौन सा कथन है जो सीखने की प्रक्रिया के दौरान अधिगम असहायता का वर्णन करता है? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों कि विद्यार्थियों की धारणा कि उनके कार्यों का परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण प्रयास में कमी आती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाधिता, डिसेबिलिटी फिल इन द डिसेबिलिटी एक फिल इन द ब्लैंक्स स्थिति है, जबकि अक्षमता एक फिल इन द ब्लैंक्स स्थिति है। बताइए अक्षमता क्या है और बाधिता क्या है? बताइए अक्षमता और बाधिता क्या है? बाधिता एक क्रियात्मक और अक्षमता एक शारीरिक स्थिति है। या फिर बाधिता एक सामाजिक और अक्षमता एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। या फिर बाधिता जैविक और अक्षमता कार्यात्मक स्थिति है। या फिर एक से अधिक है या फिर कोई नहीं है। बताइए आपको इसका राइट आंसर देना है कि बाधिता क्या है। बाधिता एक क्रियात्मक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है या फिर जैविक स्थिति है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बाधिता के बारे में, बाधिता एक जैविक स्थिति है, जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाधिता क्या है? बाधिता दोस्तों देखिए, बाधिता जैविक स्थिति है। क्या है? जैविक स्थिति है। जबकि अक्षमता की बात करते हैं तो ये कार्यात्मक स्थिति है, ठीक है। तो बाधिता एक जैविक स्थिति है और अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ADHD का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। ऑटिज्म डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, ऑटो डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, या फिर अटेंशन डेफिसिट हाई डिजीज है। आपको बताना है ADHD का पूर्ण रूप क्या है। बताइए ADHD का पूर्ण रूप क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ADHD की बात करते हैं दोस्तों तो ये है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये ADHD का पूर्ण रूप होता है, ADHD का पूर्ण रूप है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। RPW द एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का एग्जाम्पल नहीं है? एसिड हमले के शिकार होगा, प्रमस्तिष्क पक्षाघात होगा। तो RPW एक्ट 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बालक का एग्जाम्पल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर एसिड हमले का शिकार, प्रमस्तिष्क पक्षाघात, दृष्टिबाधित बालक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो RPW एक्ट 2016 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले जो बालक का एग्जाम्पल है वो ना तो एसिड हमले का शिकार होगा, प्रमस्तिष्क पक्षाघात भी नहीं होगा, दृष्टिबाधित बालक भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो 21 विकलांगों को सूची दी गई है उसको हम फटाफट देख लेते हैं, फटाफट सरसरी नज़र में, है ना। इसको हम देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर होता है अंधापन होते हैं, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग व्यक्ति ठीक हो गया,
श्रवण हानि, लोकोमोटर विकलांगता, बौनापन बौद्धिक अक्षमता हो गया, मानसिक बीमारी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, मस्तिष्क पक्षाघात है, और मांसपेशियां दूरविकास है, जीर्ण तंत्रिका संबंधी स्थितियां, विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषण और भाषा विकलांगता हो गया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, स्किल सेल रोग, बहरेपन, जो बहरापन होता है ना, श्रवण बाधित, और एसिड अटैक विक्टिम, पार्किंसंस रोग। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डिस्लेक्सिया का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है डिस्लेक्सिया का अर्थ क्या होता है। डिस्लेक्सिया का अर्थ क्या है? मानसिक विकार होगा, पठन विकार है, गणितीय विकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए हमने गणितीय विकार के बारे में बताया था, डिस्कैल्कुलिया है ना, डिस्कैल्कुलिया हमने बताया था। जहाँ पर डिस्कैल्कुलिया की बात आ जाए दोस्तों, वहाँ पर डिस्कैल्कुलिया, डिस्कैल्कुलिया, जहाँ पर कैलकुलेट की बात आ जाए, है ना, जहाँ पर देखिए डिस्कैल्कुलिया हो जाएगा, डिस्कैल्कुलिया है ना, डिस्कैल्कुलिया, गणितीय विकार डिस्कैल्कुलिया होगा, मानसिक विकार होगा, या फिर पठन विकार। आपको इन दोनों में बताना है कि डिस्लेक्सिया का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों डिस्लेक्सिया का अर्थ होता है पठन विकार से, है ना। डिस्लेक्सिया पठन विकार होगा है, और लेखन संबंधी जो विकार होता है वो डिस्ग्राफिया हो गया। डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है, और डिस्कैल्कुलिया गणितीय विकार। ओके, चलिए तीनों हमने बता दिया है, और तीनों में से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। तीनों भी पूछ सकते हैं कभी कभी, और कभी कभी चाहे वो संस्कृत हो, इंग्लिश में भी, जो बच्चा संस्कृत लिया है या फिर इंग्लिश लेते हैं तो इसमें भी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछते हैं, और सीडीपी का तो इंपॉर्टेंट है ही है। कभी कभी मैथ्स में भी ये पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन सीबीएसई जरूर पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। पारुल का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है। देखिए दोस्तों, पारुल का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से अधिक बुद्धिमान है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं, और उसके लेखन कौशल पर्याप्त हैं। पारुल में सबसे अधिक किसकी संभावना है बताइए? डिस्कैल्कुलिया की है, डिस्ग्राफिया की है, डिसलेक्सिया की है, या फिर डिस्फेजिया की है? बताइए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात यह है कि पारुल का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से अधिक जो है वो बुद्धिमान है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है। भाई पठन विकार में तो उसके जो है ग्रेड कम है, और गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। तो डिस्कैल्कुलिया तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि गणित में तो काफ़ी अच्छी है, और उसके लेखन कौशल भी पर्याप्त है। तो डिस्ग्राफिया जो है दोस्तों, डिस्ग्राफिया भी नहीं होगा, क्योंकि वो लेखन कौशल में अच्छी है। पारुल में सबसे अधिक संभावना किसकी है? तो यहाँ पर हो जाएगा, चाहे डिस्लेक्सिया होगा या फिर डिस्फेजिया। तो दोस्तों यहाँ पर पठन विकार से संबंधित है, यहाँ पर हो जाएगा डिस्लेक्सिया। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पर अगर गणित संबंधी विकार होगा तो डिस्कैल्कुलिया होगा, और लेखन संबंधी विकार होगा तो डिस्ग्राफिया होगा, और पठन विकार होगा तो डिस्लेक्सिया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पारुल ही कोई और नाम देकर ये क्वेश्चन सेम पूछ लेंगे, और आप लोग वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए प्लीज़ इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजू इकसेट के स्थान पर 16 लिखता है, और बी और डी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। यह किसके प्राथमिक लक्षण हैं? बताइए। पठन वैकल्य के, डिस्लेक्सिया के, श्वालीनता क्रम विकार, अधिगम असहायता, या फिर लेखन वैकल्य डिस्ग्राफिया? राजू इकसेट के स्थान पर 16 लिखता है, और बी और डी अक्षरों में अक्सर क्या है वो भ्रमित होता है। तो ये किसके प्राथमिक लक्षण है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है पठन वैकल्य। किसका? ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिस्लेक्सिया से संबंधित है ना। ये जो लक्षण है वो डिस्लेक्सिया के लक्षण है, क्योंकि 61 के स्थान पर तो 16 लिखता है, और बी और डी अक्षरों में अक्सर क्या होता है? भ्रमित होता है। तो ये प्राथमिक लक्षण है डिस्लेक्सिया, पठन विकार के संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता जो पढ़ने और भाषा की समझ से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम अक्षमता जो पढ़ने और भाषा की समझ से संबंधित है क्या कहलाती है? ऑटिज्म कहलाती है, डिस्कैल्कुलिया, डिस्लेक्सिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए हमने पहले ही बताया था, अधिगम अक्षमता अगर पठन विकार की बात आता है दोस्तों, पठन विकार या भाषा की, पठन और भाषा की समझ से संबंधित है, तो हमने पहले ही बताया था
कि जहाँ पर पठन संबंधी जो विकार होगा वो होगा डिसलेक्सिया। क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया। अगर गणित संबंधी विकार होता तब डिस्कैलकुलिया होता, ऑटिज्म, ठीक है, और उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि क्षीणता वाला एक बच्चा किसकी मदद से अधिगम को अधिकतर करता है? दृष्टि क्षीणता वाला एक बच्चा किसकी मदद से अधिगम को अधिकतम करता है? बताइए। डिस्प्ले बोर्ड, गति संवेदी प्रणाली, श्रवण प्रणाली या फिर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री। दृष्टि क्षीणता वाला एक बच्चा है वो किसकी मदद से अधिगम को अधिकतम करता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जिस बच्चे को दिखाई नहीं पड़ता आप उसके लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाते, कुछ भी लगाते, ये तो मायने नहीं रखता, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता, तो डिस्प्ले बोर्ड तो होगा ही नहीं। गति संवेदी प्रणाली भी नहीं होगा, है ना। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री ये भी नहीं होगा। अगर दृष्टि क्षीणता वाला बच्चा है, वो देख नहीं सकता, तो हमें उसको श्रवण प्रणाली के माध्यम से उस बच्चे के अधिगम को हम अधिकतम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उसके अधिगम को हम अधिकतम कर सकते हैं श्रवण प्रणाली के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? बताइए। स्वायलीनता होगी, डिस्कैलकुलिया होगी, डिस्ग्राफिया होगी या फिर डिसलेक्सिया। हमने पहले ही आपको बताया था दोस्तों। पर्याप्त, देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन से ही आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना कर रहा है। गणितियों ना, तो इसकी वजह क्या हो सकती है? स्वायलीनता नहीं होगी, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। गणित संबंधी विकार को डिस्कैलकुलिया बोलते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया में कठिनाई होती है, बताइए। बोलने में, व्यक्त करने में, पढ़ने या फिर वर्तनी में या फिर खड़े होने में। तो डिसलेक्सिया में किसकी कठिनाई होती है? डिसलेक्सिया में दोस्तों जो कठिनाई होती है वो पठन विकार में होता है। मैं कई बार बताया कि डिसलेक्सिया में पठन संबंधी विकार होता है, पढ़ने, वर्तनी में या फिर भाषा में। ये तीनों ऑप्शन होंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया जो है लिखने, डिस्कैलकुलिया मैथ से संबंधी विकार होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौतियां महसूस होती हैं। ये जो लक्षण है किस अधिगम अक्षमता की ओर इशारा करता है? बताइए। पठन वैकल्य, डिसलेक्सिया, आलेख वैकल्य, डिस्ग्राफिया होगा या फिर डिस्कैलकुलिया है या फिर ध्यान एवं अति सक्रियता विकार, ADHD। बताइए। एक बच्ची है वो लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। ये जो लक्षण है वो किस अधिगम अक्षमता की ओर इशारा करता है? तो सिंपल सी बात है, हमने कितनी बार बता दिया दोस्तों कि यहाँ पर लेखन संबंधी विकार है, तो ये होगा डिस्ग्राफिया होगा। क्या हो जाएगा? डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेखन विकार को डिस्ग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिस से बने रहने के लिए। हमने यहाँ पर कम से कम 50 प्लस क्वेश्चन को करा दिया होगा ना। 50 अब तो 50 तक तो हमने करवा ही दिया होगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने थे, आपने अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखा, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ इसको दिल से लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट, पॉजिटिव कमेंट जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों। और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे दोस्तों को बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और हम डेली एक ना एक टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, वहीं से हम क्वेश्चन वहीं से उस टॉपिक को लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग जाकर चैनल पर आप देख लीजिएगा, सबसे पहले आप लोग जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। आप लोग सबसे पहले जाकर जीन पियाजे की क्लास है उसको देख लीजिएगा। लेबोगस्की है उसकी क्लास देख लीजिएगा। एंड कोहलबर्ग की है, बहुत ही मैंने पहले थ्योरी क्लास करवाई है, उसके बाद में जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।